मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी बच्चे बाहर से पेपर दे करके बोर्ड से और वो आगे बढ़ रहे हैं। कोई डॉक्टरी कर रहा है, हमारे रिश्ते में खुद है प्रोफेसर बना हुआ है। कुछ लोग भड़काने वाले होते हैं, भड़का देते हैं। मरकज के मामले में कितना भड़काया था, आज वही मरकज से पहले भी वही मरकज था। ठीक है, हिंदू आप मारिए मुझे, लेकिन अगर हम मार दिया आपको तो वो ये उग्रवादी हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, इस तरह से जलील करते हैं। मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, सब काम करा उन्होंने, अच्छा करा कि 2025 तक हम राशन देंगे, दे रहे हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि उनसे हमें कोई शिकायत है, ये नाराजगी है। आज पानी नहीं आ रहा यहाँ पर, भाई क्या करा जाए, वोट मांग रहा है, दे दो। पूरी बस्ती को जागरूक कर दिया हमने। 14 साल में इतने जागरूक हो गए बस्ती वाले भी कि बच्चे एक या दो अच्छे बस। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप इस समय निजामुद्दीन में है और निजामुद्दीन में हम बात करेंगे मुस्लिम महिलाओं से। मुस्लिम महिलाओं से जब आप बात करने जाते हैं अलग अलग जगहों पे, ख़ासकर सामाजिक बंदिशों और तमाम ताने बानों के चलते उनसे बात करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें भी सुना जाना ज़रूरी है। उनके मसले क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं और तमाम इल्ज़ामों पे और तमाम किस्म की सामाजिक संरचनाओं पर उनका सोचना क्या है, इस पर बातचीत करना और इसको जानना थोड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आधी आबादी है, उन्हें ऐसे छोड़ तो नहीं सकते महिलाओं की देश में, इसलिए उनके तमाम तबकों को बार बार टैप करते रहना, उनके मसलों को जानते रहना ज़रूरी होता है और अपरिहार्य होता है। उससे बच नहीं सकते, उसको आपको सुनना ही है, उसको एड्रेस करना ही है। इसलिए हम इन महिलाओं से बात करेंगे, ये जानते समझते हुए भी कि उनकी पॉलिटिकल चॉइसेस जो हैं, राजनीतिक जो उनकी विचारधारा है और राजनीतिक जो चयन है, जो उनका जो चुनाव है, वो एक ऑब्वियस सा है। उसकी एंटी पार्टी भी ऑब्वियस है और उसका फेवर्ड पार्टी भी ऑब्वियस सा हो सकता है। फिर भी इस बात को समझते हुए भी हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम देखिए, मैं नोएडा में काम करता हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ मैं, और मुझे बस जानना है आप सभी महिलाओं का, दिल्ली का चुनाव मेरे लिए दूसरे नंबर पे आएगा, लेकिन एक चीज़ होती है ना, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप पार्षद के चुनाव में भी अपना वोट डालते हो, आप विधायक सांसद के चुनाव में सब में अपना वोट डालते हो, लेकिन वोट डालते होगे तो एक वोटर की हैसियत से, एक मतदाता की हैसियत से डालते होगे, ठीक है। आप डालते हो वोट तो आपके मुद्दे क्या रहते हैं? आप जब वोट डालने जाते हो तो आप क्या सोच के डालते हो कि यार हम अगर अला फला पार्टी के सामने वाला बटन दबा रहे हैं तो हम क्यों दबा रहे हैं, क्या सोच के दबा रहे हैं? कौन बोलेगा सबसे पहले? दीदी एक सेकंड, दीदी माइक आने दीजिए। क्या नाम है आपका? शाहीन परवीन। शाहीन जी, बताइए। तो हम लोग इसी लिए दबाते हैं, मतलब कि हमें कुछ सहारा, कोई सहायता मिलेगी हमें, हमारे देश के लिए, मतलब कुछ अच्छा होएगा। तो इसीलिए हम ये सोच कर डालते हैं कि सब कुछ अच्छा होए, हमारे लेडीज़ के बारे में क्या और सब लोगों के बारे में सब अच्छा ही होना चाहिए। हाँ, अच्छा हो इसलिए डालते हैं। जी दीदी, आप क्यों बोल रही थी? क्या मैं पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम सकीना है। हाँ। और मैं देश के लिए बहुत अच्छा चाहती हूँ कि मेरा देश आगे बढ़े और मेरे बच्चे जो हैं खूब पढ़े लिखे काबिल बने, और क्या कहें, जो जितनी भी लेडीज़ हैं उनको सहायता मिले, उनको क्या कहें अच्छा व्यवहार मिले, अच्छा मेडिकल मिले, दवाई मिले। तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है, हम वोट इसलिए डालते हैं कि अच्छा विधायक हो। अच्छा, हमें अपनी जो सारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहे। जी, जो सारी ज़रूरतें वो पूरी होती रहे हमारी, कोई ऐसी बात नहीं। ये सड़कें वड़कें, ये तमाम जो रोड बहते हैं, पानी के गंद खाना होता है, ये नहीं होना चाहिए। महंगाई इतनी है, ये महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से इतना खर्चा उठा पाएगा, रोज लाने वाला खाने वाला, बताइए आप। हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो जानी चाहिए, अरे दवाइयों का खर्चा, ये बसों का, ये सबका सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए जी। बस हम ये चाहते हैं यहाँ पे। बसों का तो अब केजरीवाल जी ने कर ही रखा है, पानी का, बत्ती का, स्कूलों का और हॉस्पिटलों का बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। मगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और वो हो कि बच्चे जो आजकल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके लिए नौकरियां होनी चाहिए। बच्चे बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं, परेशान रहते हैं, और बहुत सारी चाहिए लोगों को।
8 10 मतलब ये है, एक घर में कमाने वाला और 10 खाने वाले कैसे पूरा हो सकता। लेकिन आंटी ये बताइए कि जब आप ये कह रही हैं कि पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखे सरकार, लेकिन उसी समय पे बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई हो रही है तो कितनी हो रही है। मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई लिखाई, खासकर मुस्लिम समाज में पढ़ाई लिखाई को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, शुरुआती पढ़ाई हो रही है तो मदरसे से हो रही है, वो बच्चे कितने आगे जा रहे हैं। और इसमें मैं सवाल पूरा कर लूँ, फिर आप जो कहेंगी मैं सुनूंगा। एक सवाल इसमें फिर वो जोड़ देते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम लड़कों के साथ से ज़्यादा जरूरी है मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो शिक्षा का स्तर क्या कम्युनिटी के भीतर कैसा है, ये बताइए थोड़ा हमको। देखिए, मुसलमानों के लिए पहले था कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, या लड़कों को भी कम पढ़ाई करते थे, वो भी कम करते थे। मगर अब आजकल का माहौल ऐसा है ही नहीं। अब हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की शिक्षित बनना चाहती है। सभी होता है कि आजकल के माँ बाप भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़े लिखें। अब मुसलमानों में ये नहीं रहा कि हमारे बच्चे ना पढ़ें। अब तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो समझ लो बिल्कुल कोई काम नहीं हो ही नहीं सकता। समझ लो जीरो हैं बच्चे। अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं उनको अच्छी परवरिश या पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी तो वो जीरो हो जाएंगे बस। वो फिर माहौल आप जानते हैं क्या माहौल है, हो जाएगा। मुसलमानों के जैसे बच्चे के पढ़ाई पे आया तो मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी बच्चे बाहर से पेपर दे करके बोर्ड से, और वो आगे बढ़ रहे हैं। कोई डॉक्टरी कर रहा है, हमारे रिश्ते में खुद है प्रोफेसर बना हुआ है, स्कूल का मैन टीचर बना हुआ है। मेरा तो हाँ, ये सब है, ये सब, हाँ, ये सब कुछ नहीं है। दूसरी ये है कि महंगाई जो है आज बहुत जलील कर रखा है। जो हम बीच वाले हैं, ऊपर वाले जो है पैसे वाले, वो तो अपना जितने दे वो अपना ही कर लेते हैं। हम लोगों से नौकरी भी बहुत कम से कम इसमें कराते हैं, पैसे में। इसके साथ कोरोना के बाद, और उसके बाद जो नीचे वाले वो मांग के खा लेते हैं। मरते हैं तो हम लोग बीच वाले, समझे। दूध पे, इस पे, उस पे, हर चीज पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। टैक्स तो आदमी देगा ना दीदी, टैक्स तो कोई देगा ना। पहले नहीं टैक्स चलता था, पहले तो नहीं जीएसटी लगता था। दीदी देख लीजिए, अगर सरकार जो है, हम साफ साफ सीधा हिसाब बता दे रहे हैं, सरकार जितना अधिक फ्री में देगी, कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार रही हो, या आतिशी की सरकार हो, कोई भी सरकार जितना पैसा फ्री में बांटेगी उसका दाम वो आपसे ही वसूलेगी। ठीक है। अगर आपको फ्री में अनाज मिल रहा है, अगर आपको फ्री में बिजली मिल रहा है, या आपको 2100 या 2500 वजीफा मिल रहा है हर महीने, ठीक है, तो आप ही से वसूला जाएगा। चाहे टैक्स लगेगा तब भी वसूला जाएगा। किसी के पास भरा रखा पैसा नहीं पड़ा है देश में। इतना टैक्स नहीं लगता था जनाब, इतना टैक्स नहीं लगता था। जो मिल रहा है ना, गरीबों को तो कोई टैक्स नहीं लगता, अमीरों को ही तो लगता है। हमें तो मिल रहा है, गरीबों को थोड़ी टैक्स लगता है। हमारे पास होगा तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे? हम टैक्स कहाँ से भरेंगे? हमारे पास कुछ नहीं होगा तो जो हमें मिल रहा है नहीं, यूँ कह रही भैया, ये हमारी लड़की खड़ी विधवा हैगी, इसकी पेंशन नहीं बंदी है। गरीब आदमी क्या करेगा? हमारे 2 लड़के हैं, कमाने काम नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। अब वोट देंगे हम केजरीवाल को ही भाई, बस हमारा ये है। वादे तो केजरीवाल साहब ने बहुत सारे पूरे करे हैं उन्होंने। देखो स्कूल के और बसों के, इनके चलो थोड़ा ही बहुत है, मतलब कराया है, पर करा बहुत अच्छे काम हैंगे। पर केजरीवाल साहब ने लेटर बनवाने जाते हैं, बड़े प्यार से बना के देते हैं कोई लेटर कि अस्पताल में हमारी देखभाल नहीं हो रही जी। आप लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल साहब को वोट देंगे, ठीक है, चलिए वो आपका चुनाव है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक सवाल है, इसी निजामुद्दीन वाले इलाके में अगर आपको याद होगा तो वो मरकज़ हुआ था, तबलीगी जमात वाला केस हुआ था कोरोना के समय, ठीक है। और मैं गया मुस्तफ़ाबाद, मैं गया ओखला, और हम लोग कई इलाकों में गए ना राशिद, तो हम लोग कई इलाकों में गए। लोगों ने बोला अरविंद केजरीवाल ने बदमाशी की थी, इल्ज़ाम लगाए कि वो पूरे कोरोना के मामले अलग बताते थे और तबलीगी जमात और मरकज़ और इस इलाके के कोरोना के आंकड़े अलग बताते थे। इस तरह से कर करके उन्होंने मुसलमानों को बदनाम किया। मैं मुस्तफ़ाबाद के इलाके में गया, ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, जो दिल्ली दंगे में आरोपी हुआ, लोग बोलने लगे कि अरे बताइए, ऐन समय पढ़ने पे उन्होंने अपने मुसलमान साथी को छोड़ दिया और इसलिए ताहिर हुसैन आज MIM से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब मुस्लिम समाज में, मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं दिल्ली के, वो केजरीवाल जी पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मुस्लिम समाज को अलग से टारगेट किया है। अभी इमाम बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं मिलती है, वो पुजारियों को सैलरी बांट रहे हैं। मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग इन मजहबी मसाइलों पे सोचते हैं।
भड़काने वाले कुछ लोग भड़काने वाले होते, भड़का देते हैं। मरकज के मामले में कितना भड़काया था, आज वही मरकज से पहले भी वही मरकज था, उसी जगह पे है ना। सारे मरकज के मामले में या हम मुसलमानों को जलील करने में, मान लिया कि अगर लड़ रहे हैं हम दो तो आप मुझे मारिए, ठीक है, हिंदू आप मारिए मुझे, लेकिन अगर हम मार दिए आपको तो वो ये उग्रवादी हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, इस तरह से जलील करते हैं। हम हमारे इसको जेल में बंद कर देते हैं बिला कसूर। मान लिया 10 आदमी में दोनों तरफ से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, तो दोनों पीटा। परसों हाँ, उसके तरफ, हाँ, एक तरफ अगर वो पीट गया तो भाई बहुत बुरी बात हो गई। अब सारे मुसलमान ही खराब हैं, तो ये हैं, तो वो हाँ फिर हाँ। सर ऐसा था कि उसमें अगर देखो जमातें आती हैं मरकज में, और कोरोना का ऐसा टाइम था कि 4 लोग भी नहीं खड़े हो सकते थे, हैं, उसमें एकदम ही बंद हुआ था। तो उसमें अगर उसमें 200 लोग हैं, 400 लोग हैं, उसमें मदरसा है, वो मरकज है, दुनिया से आदमी आता है, और एकदम से वो लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, तो वो तो सब अंदर ही होंगे। अंदर होने के बावजूद फिर जब उसको बेवजह, वैसे ही बेवजह उनको बदनाम करा जाएगा। वो तो पब्लिक का काम है और पॉलिटिक्स का काम है यही कि उसको बदनाम करना एक से दूसरे। परसों रैली की वजह से मोदी जी को देखने पहुंचे थे वहाँ पर, तो हमें अंदर एंट्री होने नहीं दी मुसलमानों को। हमारी बेटी का हिजाब उतरवाया, कहने लगे हिजाब उतार कर जाओ, नहीं तो अंदर नहीं। हमारी बच्ची बाहर ही रुकी रही है, जो बुरखे वाली थी उन्हें बड़ी मुश्किल से हमने अंदर लिया। लेकिन ये तो भेदभाव अब बीजेपी ही कर रही है। आम आदमी उसका एक रीजन ये भी हो सकता है दीदी, उसका एक कारण ये भी हो सकता है, जो बुरखा होता है वो काले रंग का, अमूमन काले रंग का पहना जाता है ना, ज़्यादा रंग का, और इसलिए कई सारी पार्टियों की रैली में जब जाएंगे तो काले रंग को अवॉइड किया जाता है सुरक्षा कारणों से। अगर हाँ, क्योंकि मैं भी रैलीज में गया हूँ, कई सारे नेताओं की रैलियों में, मैं बीजेपी की रैलियों में मुस्लिम महिलाओं से, सुन लीजिए, मैं बीजेपी रैली में मुस्लिम महिलाओं से मिला हूँ, और बिना बुरके में, बिना काले रंग का कपड़ा, क्योंकि मुझे पता है, मैं पत्रकार के तौर पे मैं एक बार काले रंग का शॉल गले में डाल के गया था, तो सुरक्षा वालों ने टोका था। हालांकि मैं प्रेस से उससे इसलिए मुझे नहीं टोका गया, आगे नहीं टोका गया। तो ये सुरक्षा से जुड़ा मसला हो सकता है। ये मसला ये नहीं होगा कि ये आपको आइडेंटिटी की वजह से रोका गया। आइडेंटिटी की वजह से दूसरी पॉलिटिक्स होती होगी, मैं उससे नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन एंट्री की बात तो कर रहा हूँ मैं। एंट्री इस वजह से नहीं रोकी गई। पर्दा जो है ना, इसमें ये है ना कि लोगों ने इसको ही किया। हम लोग भी गए थे रैली में, तो क्या किया कि भैया अगले इंसान को, नकाब में कितने लोग अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं, तो हम लोग शक्ल खोल लिया भैया, इसलिए कि ताकि इंसान समझ ले कि भैया ये लड़की है या औरत है या बुढ़ी है या जो भी है, मैरिटी वाले को कोई शक ना हो। तो ये हमने कर दिया। अगर उसमें ढक के जाते तो उन्हें शक होता कि भैया है कौन, क्या है, नहीं है। सुरक्षा मेंटेन करना भी तो काम है। हाँ, तो ये चीज़ तो करना था, जरूरी है। लेकिन दीदी आपने आखिर में बात कही कि बीजेपी भेदभाव करती है, इसका ये आरोप क्यों लगाया? ठीक है, रैली की बात हमने कर दी लेकिन भेदभाव के आरोप क्यों लगा रही हैं आप बीजेपी पे? देखो, मैं यूपी में गई, यूपी में क्या, मेरे हस्बैंड का मतलब आधार कार्ड पहचान पत्र वहीं का है, पर मेरी मम्मी की तरफ का ही है। तो वो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जाके केजरीवाल से ही लो, आप वहाँ का नेता आएंगे, वहाँ से अपनी पेंशन बनवाओ, यहाँ नहीं बनेगी। तो ये तो भेदभाव है ना, कि मतलब इनके हस्बैंड, इनके हस्बैंड डेथ हो गई थी, तो ये यूपी लेके गए अब बॉडी को, तो ना तो इनकी मतलब ये पेंशन बनी और ना ही लिखा इन्होंने यहाँ कि यहाँ से ये गई है डेड बॉडी इनकी, तो लिख ले। अब ये बताओ, दिल्ली में ये भी हो सकता है कि कुछ दिल्ली में सब आपका काम होएगा, यहाँ कुछ नहीं होएगा। दिल्ली वालों ने कहा आपने अमरोहा में दफन किया है तो आपके सारे काम वहीं से होंगे। हमारी पेंशन वेंशन कुछ नहीं बनी है अभी तक। अधिकारियों के बीच में फंस गए होंगे, अधिकारियों के बीच में फंस गए होंगे आप लोग, मतलब ये वो मसला हो सकता है, और कुछ टेक्निकल मामला लगता है मुझे। अच्छा, एक बात बताइए, मुस्लिम महिलाओं के बारे में जब हम लोग बात करें भेदभाव की, और सामाजिक जो आपकी समाज में जो स्थिति है उसके बारे में बात होती है जब, तो ये बार बार होता है कि मुस्लिम महिलाओं को बार बार इस बात के लिए फोर्स किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। ये इल्ज़ाम लगते हैं हाँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, और फिर कहने वाले ये भी कहते हैं कि यार ज़्यादा बच्चे हैं, इस वजह से वो सभी बच्चों के लालन पालन में, सभी बच्चों के भरण पोषण में, सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, ये कहा जाता है ना। आप लोग इन इल्ज़ामों को सुनते हैं तो कैसा, क्या कहेंगे आप लोग इस पे? इस पे नहीं, हम लोग मतलब थोड़ा सोचते भी हैं अपनी गरीबी को देख के कि 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो कहाँ से करेंगे, किस तरह से खर्च उठाएंगे, कैसे पढ़ाई लिखाएंगे बच्चों को। तो फिर यही भी सोचते हैं कि 2-3 बच्चे ही अच्छे रहते हैं,
ये भी सोचते हैं, ये भी दिमाग में आता है हम लोगों के, सभी एक से नहीं है। होता है ज़्यादातर यही चीज़ होता है कि मुसलमान भी अच्छे तरह से जानते हैं कि ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करे, कैसे खिलाएंगे, कैसे उसके सब चाहता कि हाँ सब चाहता कि मेरा बच्चा अच्छा बने तो फिर अपना बजट देख। अब मेरा बच्चा अच्छा बने और अच्छा शिक्षा ले, अच्छा ही करे, तो मुसलमान भी चाहता है कि 2 से 3 बहुत हो गया, 2 से 3 बहुत हो गया। अब तीन जो बस बहुत है, रोड 2 पे से रहने 3 वाले हैं उन्हें कुछ पता नहीं है, तो उसकी मर्जी है, जैसे तैसे अपना पैदा कर लेते हैं और फिर उसका जिंदा भी रहता है, अच्छा भी रहता है। हम घर में जितना बच्चा को सेपरेट रखते हैं इतना उसका बच्चा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। अभी मान ली 2025 में है हम लोग, साल 2025 चल रहा है। अभी से कितने साल पहले तक इस तरह की अज्ञानता थी लोगों में कि ज़्यादा बच्चे पैदा किए? कब कितने समय तक पहले तक ऐसा हो रहा था कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे? ये किसी को कोई फोर्स नहीं करता, किसी को कोई फोर्स नहीं करता, समझा। ये है कि पतियों पहले पति नहीं मानते थे, अब तो पति आ करके हम लोग हेल्थ पे काम किए हैं। पति आ करके बताता था कि हम अपनी बीवी का जैसे कि ये करवा लेंगे या कुछ ऐसा ही कर नसबंदी वगैरह जो भी होती है। हमने 14 साल काम करा है एनजीओ में और हेल्थ के ऊपर ही हमने काम करा है। पूरी बस्ती को जागरूक कर दिया हमने 14 साल में। इतने जागरूक हो गए बस्ती वाले भी कि बच्चे 1 या 2 अच्छे, बस यही है यहाँ पे अब। और अब ये नहीं है मुसलमानों में कि 8-8 बच्चे हो रहे हैं, 6-6 बच्चे हो रहे हैं, अब किसी का नहीं है, 1 से 2 बच्चे बस वही अच्छे। बस्ती वाले भी बहुत, और हमें 14 साल हमने काम करा है यहाँ पर। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश अच्छी हो जाती है 2 बच्चों में, और ज़्यादा बच्चे होंगे कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से काबिल बनाएगा, बस। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ये देखते हैं क्या कि मुस्लिम समुदाय में खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एक पार्टी के प्रति उन पर जो इल्ज़ाम लगता है, मैं वो भी बोल रहा हूँ कि उन पर लगते हैं कि वो हिंदूवादी किस्म की राजनीति करते हैं, उन पर ये इल्ज़ाम लगता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय पे भी आरोप लगता है कि वो कई बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार एक मन में उनके भावना बनी हुई है, भाजपा के खिलाफ। ऐसा क्यों है? और खासकर केंद्र सरकार के खिलाफ, अभी की केंद्र सरकार के खिलाफ क्या लगता है, क्यों है ऐसा? हमें तो नहीं लगता, हमें तो ये लगता है कि सब एक हैं, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। हाँ बस, हमें कोई फर्क नहीं है इस जैसे, सब अपने भाई हैं, सब अपनी बहनें हैं, सब अपने बच्चे हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब आपको अब एक ही समझते हैं। सर ये लगता है कि जगह जगह देखना मस्जिद ही सही कर रहे हैं। वो इस तरह से सरकार के बजाय आप कह रही थी। केंद्र सरकार के बजाय ये लगता है कि भैया उसमें हिंदू मुसलमान ना करे। हम सब पहले भी तो जीते थे, पहले भी हाँ खाते थे, पीते थे, करते थे। अब जो ये हो जाता है, जैसे लड़ाई झगड़े के बारे में मैंने बता दी, हाँ जैसे कि अब उनकी टोपी उछाल, मस्जिदें तोड़ रहे हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं उनकी टोपी निकाल लेते हैं, तो फेंक देते हैं, मारते हैं पकड़ के। अब ये तो गलत बात है ना। ये सब कहाँ हो रहा है? अभी एक मिनट अभी कौन से शहर का था वो बेचारा हिंदू लड़का था, आपको भी पता होगा शायद न्यूज़ में, हिंदू लड़का था, वो कुर्ता पजामा पहन के जा रहा था, उसे मुसलमान समझ के मार दिया। वो अपने माँ बापों को इकलौता बच्चा था, वो यूपी में इकलौता बेटा था, वो कुर्ता पजामा पहन के निकला, उसको बिल्कुल मुसलमान के टारगेट बना के उसको मार दिया। उसके बेचारी माँ बाप बिल्कुल ऐसे रो रहे थे कि मान लीजिए ये घटना सही भी है एक तरह से, मुझे नहीं पता इस घटना के बारे में। आपको यूपी में जाकर के मगर देखिए ये घटना, और अभी की बात है, ये 1 महीना हुआ होगा। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ये बताइए कि इस घटना में एक राजनीतिक पार्टी कैसे दोषी हो जाती है? भारतीय जनता पार्टी कैसे दोषी हो जाएगी? उनके राज में ऐसा होता है ना, खुलेआम भी बोलते हैं, खुलेआम भी वो लोग बोलते हैं। मान लिया कि ट्रेन में जा रहे हैं, 10 लड़का उसमें गया, अगर सब वो ये भगवा तरह का वो कुछ भी लगाए हुआ, अब वो दादागिरी करने लगा, एक मुसलमान रहा, 2 मुसलमान रहा, उसको पीट पिटा दिया, अपनी मर्जी से पीट पिटा दिया, हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये गलत है ना, ये गलत है, कहीं पर नहीं है ऐसा करो। जहाँ पे अगर जमाने में राजा महाराजा थे तो सब आपस में रहते थे, नहीं रहते थे, वहीं मस्जिद बनी हुई, वहीं मंदिर बना हुआ, वहीं आपस में सब काम करा, कुछ भी ऐसा वो नहीं होता था कि हाँ ये हिंदू या मुसलमान, सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं, सबके खून एक हैं, सबकी सोच थोड़ी सी अलग है बस। हाँ दीदी क्या बोली थी आप? यूँ कह रही हूँ अभी होने लगा ये, पहले कहाँ होता था ये? हाँ। सब एक रहते थे, हम मुसलमान भी। बारी हाँ क्या बोली? जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हम। ठीक है आजा। अभी हमारी इधर की कांग्रेस, इधर झुग्गी टूटी है डीपीएस की तरफ की, वो बीजेपी ने तो तुड़वाई है कांग्रेस ने, नहीं तो
केजरीवाल का तो ये था जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगा, तो वहाँ की झुग्गी किसने तोड़वाई? कांग्रेस ने ही तोड़वाई है। हाँ बीजेपी। तो वही है और बीजेपी ही जगह जगह हमारी, जहाँ देखो मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, जहाँ देखो वहीं बंद करवा रहे हैं। तो ये तो देखो हमारी मुसलमानों की हो रही है। इलीगल किस्म के निर्माणों पर कार्रवाई करने की बात करते हैं। सरकार जमीन लेके क्या करेगी? जमीन में सोएगी। हम गरीब मरते रहें घर में, एक घर में 10-10 लोग मरते रहें। अगर एक झोपड़ा बना लिया है, किराए पर रह रहे, किराए वाला की दुखी कितना है वो आप लोगों को पता नहीं है। अगर वो खाली जमीन पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुआ है, अगर 4 गरीबों को अगर मिल जाए, छोटा छोटा बना करके अपने इंसान, मान लिया कि बाहर से आ रहे हैं कमाने के लिए ना, इसलिए कि वहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ आते, जैसे बिहार से समझ लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं भी बिहार से हूँ, तो यहाँ कुछ काम करने के लिए कि यहाँ पैसे होंगे, किराया अब इंसान खाए या नहीं खाए, पहले किराया भरे, पहले बिजली का बिल है, कहीं पर ठीक है, कहीं पर मनमाना है, 10 रुपए 8 रुपए यूनिट ले रहे हैं, अब वो उसको रहना है। हाँ, अब जब ज़मीन जो है, इसीलिए तो देश में एक सिस्टम बनाया गया ना, जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद देश में संविधान लागू हुआ, तो यही सिस्टम बनाना फिर दीदी कि ज़मीन को खरीदने के लिए, ज़मीन पे रहने के लिए आपके पास कायदे का कागजी काम होना चाहिए। या इसीलिए तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तमाम जो लैंड से जुड़े डिपार्टमेंट होते हैं, इसीलिए बनाए गए कि भाई ज़मीन का लेखा जोखा सही रहे। अगर आपके पास, मान लीजिए मेरे पास कोई ज़मीन है और मैं किसी ज़मीन पे अवैध कब्जा करके रह रहा हूँ, कल को कोई मुझे उखाड़ के फेंक दे, लेकिन मेरे पास उस ज़मीन पे रहने का कागज़ होगा तो मुझे कोई भी नहीं उठा पाएगा। सर ये जानिए कि जो पैसा वाला है उसको 10-10 20-20 कितने कमरा है, रूम है, कितने फ्लैट हैं, लेकिन हाँ, और हम गरीब हैं। आपको अगर एक है तो आप पैसे वाले हो, आपकी पहुंच है सरकार से, चाहे किसी भी सरकार से, तो आपको बहुत सारे फ्लैट मिल जाएगा। ये होगा जो गरीबों के लिए निकलता भी है। मोदी जी बोलते हैं ना कि इतने को हम दिया, लेकिन वो सब वो अपने अपने नाम में ले लेते हैं, अपने बेटा बेटी ये वो सारे के नाम में 10-10 20-20 ले लेते हैं, समझा। मोदी जी तो ये भी बोलते हैं कि तमाम महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं चाहे हिंदू महिलाएं हमारी बहनें हैं। हमें मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, सब काम करा उन्होंने, अच्छा करा कि 2025 तक हम राशन देंगे, दे रहे हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि उनसे हमें कोई शिकायत है, ये नाराज़गी है। हमें नाराज़गी नहीं, हमें नाराज़गी है सिर्फ कि ये ज़रा महंगाई का, और हम जो है ना, देखो हमारा आदमी मर गया, 3 साल हो गए, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, बस हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। 3 बेटियां हैं हमारी और लेडी, 3 बेटियों की शादी हो गई। अब हम ये बताओ, हम हार्ट के मरीज़ हैं, थायराइड है, और क्या क्या बीमारी बताएं। हम इतने परेशान रहते हैं, आंखों की दवाई और वो कहाँ से करें। मजदूरी करते हैं बच्चे, हम भी करते और हैं। देखो हमारी कोई उम्र मजदूरी करने की तो है नहीं, हमें कौन करते रखेगा। हैं, क्या करें, किराया निकालना इसलिए करना पड़ता। बच्चे बेचारे मजदूरी करते हैं, ये नहीं है कि छोटा मोटा काम करते हैं बच्चे लोग भी। भाई कमाई ये जो दीदी वो फिर कहने वाले कहेंगे कि यार सरकार घर बैठा के खिलाएगी नहीं ना, सरकार तो आपको रहने का, खाने का आधार देगी, जीने का आधार देगी, और क्या। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मोदी जी बोलते हैं कि हम राशन फ्री देते हैं। भैया आपको हम 5 किलो राशन दे दें, आप उसको क्या करोगे? पकाओगे? नहीं, खाने की बात नहीं है, बात है कि उसमें पैसे भी तो चाहिए, उसमें सब्जी तो लाएंगे, उसमें गैस भी तो खर्चा होगा, उसमें नमक तेल यानी जो भी कुछ है सब कुछ खर्चा होगा, तो उससे हमारा क्या हो रहा है? कम से कम पहले तो राशन भी बना हुआ नहीं है। पहले के राशन में ये था, पहले के राशन में ये था कि सरकार तेल दे देती थी, समझा, राशन है ना कुछ है हमारा, ये दाल दे देती थी, 2-4 आइटम दे देते थे तो कुछ गरीबों का थोड़ा भला होता था। अब तो कुछ नहीं है। हमारी लड़की की पेंशन नहीं बनी, हमारी नहीं वो तो आपने बताया, पेंशन वाली बात आपने बताई मुझे। जी जी मैडम जी, है पेंशन, जी अकेली है जी, विधवा बेचारी, हम भी बेवा हैं जी। 2 लड़के कमाने वाले, एक बेटी का रिक्शा चला रहे, 5 लड़कियां, लड़के के पास 5 लड़कियां, एक पर 2 बच्चे, काम ही नहीं हैगा, घर में बैठे क्या करा जाए, तुम बताओ। हैं आज पानी नहीं आ रहा यहाँ पर, भाई क्या करा जाए, वोट मांग रहा है, दे दो,
पानी का पाइपलाइन टूटी है नाले पे, ला- 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना होगा टूटे हुए, पब्लिक परेशान हो रही पानी से। हाँ, खारा पानी आ रहा, बीमारी फैल रही। हाँ, बीमार हो रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने ज़रियों से अपनी बात रख रहे हैं। एक बातचीत को डिकोड करने की, उस हिस्से को डिकोड करने की कोशिश थी हमारी। इस बातचीत पर आपकी राय क्या है, ललन टॉप के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।